अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है बैलेंस शीट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस की बुक में से, और उसको आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर इक्विटी यानी शेयर होल्डर इक्विटी के सेक्शन की इंफॉर्मेशन यानी उसके अकाउंट्स को बताया गया हुआ है। कैश यानी हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन के मतलब बताता हूँ, फिर इसको जो है ना मैं सॉल्व करता हूँ। अब फर्स्ट आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज obtained from the accounts of First Incorporation as of December 31st, 2021. It is presented in schedule order. सबसे पहले कॉमन स्टॉक है, ये शेयर होल्डर इक्विटी में जाएगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग है, ये शेयर होल्डर इक्विटी में जाएगा। डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएंगे। अकाउंट्स पेएबल हैं, आपकी करंट लायबिलिटी है। बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट है यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएंगे। मशीनरी है, ये भी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी। लैंड है, ये भी वहां पे जाएगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये बिल्डिंग और मशीनरी में से लेस होगी। कैश आपका करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट्स है। अक्रूड इनकम टैक्स है आपका करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री है, करंट एसेट है आपका। उसके बाद अदर अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। फिर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, ये आपका करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और ये आपकी करंट एसेट्स हैं। और अदर एसेट्स हैं जो आपके लॉन्ग टर्म में आएंगे, जस्ट लाइक आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। अब हमने इस बैलेंस शीट को बनाना है, तो मैं आपको इस बैलेंस शीट को बना के बताता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सारे क्लियर आर ड्राइंग्स, तो ये मैंने ड्राइंग्स क्लियर कर दी। सबसे पहले आपका कैश है, तो ये करंट एसेट है, ये देख सकते हैं आप करंट एसेट्स में। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है 50,000। तो यहाँ पे चूंकि आई थिंक ये थोड़ा सा एरर है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हम्म, तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए। तो अकाउंट रिसीवेबल्स 58,000 से, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है देखें, और इधर भी आ गए। उसके बाद इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट्स हैं 54,000 और 54,000। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे। फिर इन चारों करंट एसेट्स को प्लस किया तो 1,17,000 का टोटल आ गया। यानी हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है उसमें से जो बैलेंस शीट की कैटेगरीज है, यानी जिसके अंदर आपके करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी, हमने उनमें चीजें लिखनी है। तो यहाँ से मैंने चार चीजें ढूंढी जो करंट एसेट्स में आ रही थी। इसके अलावा आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं लिखा। इनको प्लस किया तो 1,17,000 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे फिक्स एसेट यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें सबसे पहले आपकी आ गई बिल्डिंग्स, ये आप देख सकते हैं 3 लाख। तो बिल्डिंग आपकी सॉरी 75,000 से है, तो ये आपकी 75,000 से। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका 3 लाख से। अब आपके कुछ देर में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे एक एसेट लैंड भी गिवन है, मैंने उसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। लैंड तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैंड आपका वो एसेट है जो डेप्रिसिएट नहीं बल्कि क्या होता है, आपका एप्रिशिएट होता है। तो मैंने लैंड को क्या किया, उसको सेपरेट लिखा। आप नीचे देख भी सकते हैं कि बाकी वो एसेट दो जो बिल्डिंग और मशीनरी और इक्विपमेंट जो आपके डेप्रिसिएट हो सकते हैं, मैंने उनको पहले अलग लिखा, उनका सम किया, उसमें से जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन थी वो माइनस की, तो 1,75,000 आ गया। उसके बाद आपका लैंड लिखा, चूंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होता बल्कि अप्रिशिएट होता है, और उसको मैंने यहाँ पे लिखा 11,000 से, जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपके अदर एसेट्स हैं, चूंकि क्वेश्चन में मेंशन है लॉन्ग टर्म, तो मैंने यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म में लिख दिया। तो उसके बाद इनको टोटल किया, तो इन सब एसेट्स को तो आपके पास टोटल में जो आने लगा हुआ है वो 1,17,000 प्लस आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो 3,10,000 आपका आ गया।
यानी बैलेंस शीट की अगर आप एसेट साइड देखें, जिसको मैंने स्टार्ट किया, पहले कंपनी का नाम था फर्स्ट, फिर बैलेंस शीट थी जो हम बना रहे हैं, फिर उसकी डेट आ गई जो उसकी रिक्वायर्ड डेट थी जिसमें हमने उसको बनाना था। मोस्टली एंड ऑफ द ईयर होता है। फिर उसके बाद एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, उसके बाद आपके टोटल करंट एसेट्स, फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर टोटल एसेट्स। अब मैंने क्या करना है, लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी के पोर्शन की तरफ मूव ऑन करना है। अब इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन में करंट, पहले फर्स्ट करंट लायबिलिटीज गिवन है वो मैंने इसमें से ढूंढ के जो है ना इसमें लिखनी है, और फिर उसके बाद जो है ना इसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें, अकाउंट्स पेबल है 35,000 से, अक्रूड इनकम टैक्स है 3,000 से, अदर अक्रूड एक्सपेंसेस 8,000 से, और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 7,000। इन चारों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गई, टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पोर्शन। वो क्वेश्चन में दो गिवन, अगर आप लोग देखेंगे कि आपके आपके एक तो ये डेफर्ड इनकम टैक्स से गिवन है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट 99,870 से। अब मैं इसको जो लॉन्ग टर्म डेट है प्लस करंट पोर्शन, वो देखेंगे, ये देखेंगे दो चीजें आ गई, मैंने इनको प्लस कर दिया तो टोटल लायबिलिटीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन स्टॉक। अब कॉमन स्टॉक क्वेश्चन में आप लोग देखोगे रिटेन एंडिंग वो क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन स्टॉक सबसे पहले ही है 3,180 से, और उसके बाद रिटेन एंडिंग भी गिवन है 129,950 से। तो इन दोनों अमाउंट्स को यहाँ पे मैंने किया, इनका टोटल किया। तो टोटल करने के बाद आप देखोगे तो इसका 1,33,130 आ गया। अब मैंने करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर इक्विटी तीनों को प्लस किया तो वही मेरा टोटल आ रहा है जो मेरे एसेट साइड का था, 3,10,000। इसका मतलब है कि मैंने बैलेंस शीट ठीक बनाई है, और जब बैलेंस शीट ठीक बन गया तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाना इंतहाई आसान है, मैंने अपनी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से आपने पहले उसको ना सॉर्ट आउट कर लेना है कि एसेट्स में करंट एसेट्स कौन से हैं, फिक्स एसेट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन से हैं, लायबिलिटीज हैं तो करंट कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म कौन सी हैं, फिर स्टॉक होल्डर इक्विटी यानी शेयर होल्डर इक्विटी कौन सी है। तो फिर उनको उस पोर्शन के मुताबिक डिवाइड करके फिर आप जब बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी बैलेंस शीट के परफॉर्म फॉर्मेट में उनको मेंशन करना। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, इसी तरह ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक भी करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने का।